चारू का आज माहौल बदल चुका था। वो नक्श से दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि नक्श एक बहुत ही बड़े शाह परिवार का इकलौता वारिस है। क्या चारू अपने मिशन में कामयाब होगी? जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अपने चैनल सुकून एफएम को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और अगर आप सस्ती चीजें खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट को टैग किया गया है। आप उनको देखें और वहां से कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं। चलिए, आज का एपिसोड नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। चारू ये कहकर वो उनके साथ ही बैठ गई। उसे बाज उसने जानबूझकर इतनी जोर से कही थी कि नक्श उसे सुन सके। नक्श जो अभी तक खिड़की के बाहर देख रहा था, उसने मुड़कर चारू की तरफ देखा। तभी चारू ने बहुत ही सहजता से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, हाय नक्श, मैं चारू। हम एक ही क्लास में हैं लेकिन कभी ठीक से बात नहीं हुई। उस दिन जब रुचि और रोहित ने तुम्हारे साथ कैंटीन में बदतमीजी की थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं उस वक्त बोल नहीं पाई क्योंकि मैं अकेली थी, लेकिन जो उन्होंने किया था वो बहुत घटिया था। उसकी यह बात सुनते ही नक्श ने चारू की आंखों में देखा। चारू इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस थी कि उसकी आंखों में सिर्फ हमदर्दी और एक अच्छी दोस्त बनने की चाहत नजर आ रही थी। वहां पैसों का लालच और वो मैकबे वाला राज बिल्कुल नहीं दिख रहा था। नक्श हमेशा से अमीर लोगों से नफरत करता था, लेकिन चारों की इस सादगी भरी बात ने उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया। उसे लगा कि शायद कॉलेज में रुचि जैसी लड़कियों के अलावा भी कुछ लड़कियां हैं जो शायद इंसानियत को पैसों के ऊपर रखती हैं। इसलिए नक्श ने आगे से हल्का सा मुस्कुराकर चारू का हाथ मिला लिया और बोला, थैंक्स, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे उन लोगों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी यह बात सुनकर आगे से चारों ने बहुत ही सधे हुए अंदाज में अपना दांव चलकर कहा, यही तो तुम्हारी सबसे अच्छी बात है नक्श। तुम हालात से लड़ना जानते हो। मैंने देखा है तुम्हें कितनी मेहनत करते हो। सच कहूं तो मुझे ऐसे लड़के बहुत पसंद है जो अपनी मेहनत से कुछ बनना चाहते हैं, ना कि जो अपने बाप के पैसों पर उड़ते हैं। उसकी यह बात सीधे नक्श के दिल पर जाकर लगी। अपने बाप देवराज शाह के पैसों से नफरत करने वाले नक्श को चारों की यह सोच बहुत सच्ची और अपनी सी लगी। इसके बाद क्लास के बाद चारू ने अपने साथ ही कैंटीन जाने की उनसे जिद की। जब गर्वित ने कहा कि वो लोग महंगी कॉफी नहीं पी सकते, सिर्फ समोसे खाते हैं, तो चारू ने हंस कर कहा, अरे मुझे समोसे ही पसंद हैं और आज मेरी तरफ से ट्रीट है। उस दिन चारू ने नक्श, अंकित और गर्वित के साथ बैठकर सूखी बेंच पर समोसे खाए। उनके सस्ते जोक्स पर खूब हंसी। उसने एक बार भी ये शो ऑफ नहीं होने दिया कि वो नक्श की असलियत जानती है। नक्श जो हमेशा गार्ड अमीर लोगों के खिलाफ उठता उठा रहता था, और चारू की इस फेक सादगी के सामने पूरी तरह गिर गया। उसने बिना किसी शक के चारू की दोस्ती एक्सेप्ट कर ली। उसे लगा कि उसे गर्वित और अंकित के अलावा एक और अच्छी और सच्ची दोस्त मिल गई है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस लड़की को वो अपनी दोस्त मान रहा है वो असल में शाह एम्पायर की तिजोरी की चाबी और मिसेस शाह बनने के सपने देख रही है। उसकी इस नई दोस्ती के बीच दिन ढल चुका था। कॉलेज की वो दिखावटी दुनिया पीछे छूट गई। रात के 8 बजे शाह इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर के उस आलीशान ऑफिस में मिस्टर नक्श शाह अपनी लेदर की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे थे। सामने कांच की एक बड़ी सी दीवार थी जिसे पूरी दिल्ली शहर की टिमटिमाती हुई रोशनियां दिख रही थी। दिन में चारों के साथ बिताया गया वक्त अब नक्श के दिमाग में पूरी तरह निकल चुका था। इस वक्त उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा था, उस गरीब लड़की का चेहरा, वो आंखें जो उसकी माँ की तरह थी। तभी कमरे का भारी दरवाजा खुला और काशीनाथ जी एक नीले रंग की फाइल हाथ में लिए अंदर आए। काशीनाथ जी ने एक बहुत ही अदब के साथ फाइल नक्श के डेस्क पर रखकर कहा, सर, आपने जो जानकारी मांगी थी वो आ गई है। उनकी यह बात सुनते ही नक्श ने अपनी कुर्सी घुमाई और फाइल की तरफ देखकर हैरानी से कहा, इतनी जल्दी? तभी आगे से काशीनाथ ने गर्व से कहा, सर, शाह इंडस्ट्रीज का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत तेज है। आपने कॉलेज की उस घटना का जो हुलिया बताया था, हमारे आदमियों ने कॉलेज के डेटाबेस और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर 2 घंटे के अंदर इस लड़की की पूरी हिस्ट्री निकाल ली है। उनकी यह बात सुनते ही नक्श ने बिना कोई वक्त बर्बाद किए उस नीले रंग की फाइल को खोला।
पहले ही पन्ने पर उस लड़की का एक पासपोर्ट साइज फोटो लगा था। वही सांवला, डरा हुआ और वही गहरी आंखें वाला चेहरा। उसके नीचे नाम लिखा था, पल्लवी शर्मा। नक्श की नजरें फाइल के पन्नों पर तेजी से दौड़ने लगी। जैसे जैसे वो पल्लवी की कहानी पढ़ता गया, उसके अंदर का शाह खामोश होता गया और एक इंसान, एक बेटा होने लगा। पल्लवी दिल्ली की नहीं थी। वो दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही पिछड़े और छोटे से गांव से आई थी। एक ऐसा गांव जहां आज भी पक्के मकान कम और मिट्टी के घर ज्यादा थे। फाइल में पल्लवी के परिवार का जो बैकग्राउंड लिखा था, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और पल्लवी के पैदा होने से पहले ही उसके पिता का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद पल्लवी और उसकी माँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। पल्लवी की माँ, जिसका नाम सुमित्रा था, उन्होंने अपनी बेटी को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। गांव के लोग ताने मारते थे, रिश्तेदार जमीन हड़पना चाहते थे, लेकिन सुमित्रा ने हार नहीं मानी। वो दिन भर खेतों में दूसरों के यहाँ मजदूरी करती, रात को मिट्टी के तेल के दिए के रोशनी में लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलती, ताकि पल्लवी के पढ़ाई का खर्चा निकल जाए। पल्लवी बचपन से ही पढ़ने में बड़ी होनहार थी। वो जानती थी कि उसके पास अपने हालात बदलने का सिर्फ एक ही हथियार है, उसकी किताबें। उसने गांव के एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और अपनी दिन रात की मेहनत के दम पर वो 12वीं क्लास में पूरे जिले में टॉप कर गई। उसकी इसी मेहनत की बदौलत उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस बड़े से कॉलेज में फुल स्कॉलरशिप मिली थी। नक्श पन्ने पलट रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी। फाइल में जो आगे लिखा था, उसने नक्श के दिल को चीर कर रख दिया था। दिल्ली आना पल्लवी के लिए किसी सपने से सच होने के जैसा था, लेकिन ये शहर उसके लिए एक नर्क बन चुका था। स्कॉलरशिप सिर्फ कॉलेज की फीस माफ हुई थी, लेकिन दिल्ली जैसे महंगे शहर में रहना, खाना और किताबों का खर्च निकालना उस गरीब माँ बेटे के लिए लोहे की चने जबाने जैसे हो गया था। सुमित्रा अपनी खून पसीने की कमाई से हर महीने बमुश्किल 2,000 रुपये पल्लवी को भेज पाती थी, और उन 2,000 रुपये में पल्लवी को अपना पूरा महीना काटना होता था। इसके बाद इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में पल्लवी की डेली रूटीन लिखी थी। वो एक बहुत ही सस्ते और खस्ता हाल हॉस्टल्स में एक छोटे से कमरे में 4 और लड़कियों के साथ रहती थी। बस का किराया बचाने के लिए वो रोज सुबह 4 किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज आती थी और शाम को पैदल ही वापस जाती थी। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो अक्सर कॉलेज की कैंटीन में जाने के बजाय लाइब्रेरी के पीछे एक सूखी रोटी और पानी पीकर अपना दिन गुजारती। जिन पुराने कपड़ों का आज और उसकी लड़कियां अमर मजाक उड़ा रही थी, वे कपड़े असल में उसकी माँ ने गांव से अपने हाथों से सिल कर भेजे थे। नक्श ने फाइल के आखिरी पन्ने पर पल्लवी की माँ की एक धुंधली सी फोटो देखी। खेतों में काम करती हुई एक कमजोर सी औरत, जिसकी हड्डियां दिख रही है और आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। इस फोटो ने नक्श के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसे ऐसा लगा कि जैसे यो अपनी माँ को ही देख रहा है, जो कभी उसके लिए ऐसे ही लोगों के कपड़े सिलती और दर बदर ठोकरें खाती रहती थी। ये सब देखकर नक्श ने जोर से उस फाइल को बंद किया। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो चुकी थी। उसने हाथ भी कांपने लगे थे। तभी काशीनाथ जी ने नक्श की हालात देखकर घबरा कर पूछा, बाबा बाबा क्या हुआ? उनकी आवाज सुनते ही नक्श ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों से आंसुओं को पीछे धकेल लिया। वो अपनी कुर्सी से उठा और कांच की उस बड़ी सी दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां उसे जो शहर दिख रहा था। उसने पल्लवी जैसी लड़कियों को सिर्फ दर्द दिया था। नक्श ने बहुत ही ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, कुछ नहीं हुआ काशीनाथ जी, बस मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया जिसे बचाने के लिए मुझे अपने इस एम्पायर की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तभी आगे से काशीनाथ ने कंफ्यूज होकर पूछा, आप क्या चाहते हैं बाबा? उसकी ये बात सुनते ही नक्श मुड़ा और उसने काशीनाथ की आंखों में देखकर ऑर्डर देकर कहा, मुझे इस पल्लवी की जिंदगी में कोई दुख नहीं चाहिए, लेकिन उसे भनक नहीं लगनी चाहिए कि कोई उसकी मदद कर रहा है। उसका स्वाभिमान बहुत बड़ा है। अगर उसे पता चला कि कोई उस पर तरस खा रहा है, तो वो टूट जाएगी। उसकी ये बात सुनकर आगे से काशीनाथ ने सम्मान के साथ पूछा, तो हमें क्या करना होगा सर?
वहीं नक्श का दिमाग अब पूरी तरह से एक बिजनेस टाइकून और एक रक्षक के मोड में आ चुका था। उसने काशीनाथ जी की आंखों में देखकर कहा, सबसे पहले उसके गांव में उसकी माँ है, सुमित्रा जी। कल के कल वो शाह इंडस्ट्रीज के एनजीओ की एक टीम वहां पहुंचनी चाहिए। उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि पल्लवी के बेहतरीन रिजल्ट्स की वजह से यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पेशल फैमिली स्पोर्ट्स फंड पास हुआ है। उनकी खेती की जमीन में जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें हमारे वकील मुफ्त में सुलझाएंगे। उन्हें हर महीने एक सम्मानजनक रकम मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह से लगे कि उन्हें एक बेटे की मेहनत का इनाम है, किसी की खैरात नहीं। उसकी ये बातें सुनकर काशीनाथ ने तुरंत अपनी डायरी में नोट करके फिर पूछा, और पल्लवी के लिए सर, उनके लिए क्या करना है? वहीं नक्श की आंखों में एक अजीब सी नरमी और जिद थी। उसने दृढ़ता से कहा, कॉलेज में उसे कोई परेशान नहीं करेगा। जिन लड़कियों ने आज उसका मजाक उड़ाया, उनके परिवारों के बिजनेस बैकग्राउंड चेक करो। अगर उनमें से किसी का बिजनेस शाह इंडस्ट्री से जुड़ा है तो उनके कॉन्टैक्ट्स कल सुबह तक कैंसिल हो जाने चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि औकात होती क्या है। आगे से काशनाथ ने तुरंत जवाब देकर कहा, हो जाएगा सर। तभी नक्श ने अपने डेस्क पर रखी फाइल को प्यार से छू कर कहा, और हाँ, पल्लवी के रहने और खाने का इंतजाम बेहतर होना चाहिए। हॉस्टल के वार्डन को फोन करो, सिक्रेटली फंड ट्रांसफर करके पल्लवी को एक अच्छा सा कमरा दो। वजह यह बताना कि कॉलेज की टॉपर है, इसलिए उसे अपग्रेड किया गया है। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पीछे नक्श शाह का साया है। उसकी ये बात सुनकर काशीनाथ जी तुरंत काम पर लग गए और नक्श भी जाकर सो गया। अगली सुबह जब नक्श कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज का माहौल बहुत बदल गया था। जिन अमीर लड़कियों ने कल पल्लवी का मजाक उड़ाया था, आज वो कैंटीन के पास मुंह लटकाए बैठी थी। उनके परिवारों के बिजनेस में रातों रात बहुत बड़ा घाटा हो गया था। उन्हें क्रेडिट कार्ड्स भी ब्लॉक हो चुके थे। उनका गुरूर अब मिट्टी में मिल चुका था। नक्श जब कॉरिडोर से गुजर रहा था तो उसकी नज़र फिर से पल्लवी पर पड़ी। वो आज उन्हीं कपड़ों में थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। तभी पल्लवी ने खुशी से रोकर फोन पर कहा, हाँ माँ, सच में यूनिवर्सिटी वालों ने आपको पैसे भेजे। मैंने कहा था ना माँ, मेरी पढ़ाई का एक दिन हमारे सारे दुख दूर करेगा। अब आपको दूसरों के खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। पल्लवी की वो खुशी देखकर नक्श के दिल को जो सुकून मिला, वो दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा था। वो कुछ देर वहीं खड़ा पल्लवी को देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने अपनी माँ को तो ऐसे ही खो दिया था, लेकिन शायद भगवान ने उसे पल्लवी के रूप में अपनी गलती सुधारने का मौका दे दिया है। तभी अचानक पीछे से किसी ने नक्श की आंखों में हाथ रख दिया और मीठी सी आवाज आई, पहचानो कौन? आगे से नक्श ने मुस्कुराकर उन हाथों को हटाया। वो चारू थी। उसको देखते ही नक्श ने अपने फटीचर वाले रूप को वापस आकर बोला, चारू, तुम सुबह सुबह इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हो? आगे से चारू ने बहुत ही प्यार से कहा, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों से मिलना होता है। लेकिन उसकी शातिर नजरें नक्श की आंखों को पड़ रही थी। उसने देख लिया कि नक्श अभी अभी उस सांवली सी गरीब लड़की को देख रहा था। चारू के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। उसने मन ही मन में सोचा, ये नक्श उस भिखारिन को क्यों देख रहा है? कहीं इसके दिल में उस लड़की के लिए कोई जगह तो नहीं बन रही? ये सोचकर चारू ने तुरंत नक्श का ध्यान भटकाने के लिए उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो ना नक्श, आज मैंने कैंटीन में तुम्हारे लिए स्पेशल मसाला डोसा ऑर्डर किया है। गर्वित और अंकित हमारा वेट कर रहे हैं। ये कहकर वो उसको खींच कर कैंटीन की तरफ लेकर जाने लगी। वहीं नक्श भी चुपचाप चारू के साथ कैंटीन की तरफ चल दिया। वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि वो जिस लड़की के साथ कदम दर कदम मिलाकर चल रहा है, वो असल में कोई दोस्त नहीं बल्कि एक बहुत शातिर शिकारी है। लेकिन चारू की नजरें बात से भी ज्यादा तेज थी। उसने नक्श की आंखों में पल्लवी के लिए वो नरमी, वो हमदर्दी और वो खिंचाव देख लिया था। चारू का ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। चारू के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। उसके मन में उसने अपने आप से कहा, नक्श शाह सिर्फ मेरा और मेरा है। वो इस शाह एम्पायर का इकलौता वारिस है, साक्षात कुबेर का खजाना। मैं किसी भी सड़क छाप भिखारी को अपने और उस खजाने के बीच में नहीं आने दूंगी। मुझे इस पल्लवी नाम की बीमारी की जड़
को खत्म करना होगा। ये सोचकर चारू ने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो पल्लवी को इतना डरा देगी कि वो नक्श की परछाई से भी कोसों दूर भाग जाएगी। इसके बाद नक्श अंकित गर्वित के साथ कैंटीन के एक पुराने से कोने वाले टेबल पर जाकर बैठ गई। ये कैंटीन का वो हिस्सा था जहां सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब स्टूडेंट्स बैठते थे। कुर्सियां टूटी हुई थी और टेबल पर चाय के पुराने दाम लगे थे। चारू, जो असल जिंदगी में 5 स्टार होटल्स में खाना पसंद करती थी, आज बहुत ही खुशी से उस टूटी हुई कुर्सी पर बैठ रही थी। उसने अपने हाथ से टेबल को साफ किया और एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देकर नक्श से कहा, तुम्हें पता है नक्श, मुझे यहाँ वाइब बहुत अच्छी लगती है। यहाँ कोई दिखावा नहीं है। उसकी यह बात सुनकर आगे से नक्श ने मुस्कुराकर हल्के से सिर हिला दिया। वहीं गर्वित और अंकित भी चारों की इस सादगी के दीवाने हो रहे थे। तभी गर्वित ने हंसकर कहा, अरे चारू, तुम तो बिल्कुल हमारे जैसी ही हो। हमें तो लगा था कि तुम भी उन अमीर लोगों के जैसे ही हवा में उड़ती होगी। उसकी यह बात सुनते ही आगे से चारू ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसे उन अमीरों से सख्त नफरत हो। उसने तुरंत रिएक्ट करके कहा, बिल्कुल नहीं। मुझे जमीन से जुड़े लोग पसंद है, जैसे तुम लोग, और खासकर नक्श। ये कहकर वो चारू अपनी नजरें नक्श की आंखों में डाल दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। जब कैंटीन का वेटर उनके लिए 4 स्पेशल मसाला डोसा और फिल्टर कॉफी लेकर आ गया। चारू ने आज बहुत ही चाव से डोसा खाना शुरू किया। वो हर निवाले के साथ नक्श की तारीफ कर रही थी और ऐसे दिखा रही थी जैसे वो दुनिया की सबसे खुश मिजाज और सीधी सादी लड़की हो। वहीं नक्श भी दोस्तों के बीच बैठकर अपने उन शाह वाले भारीपन को कुछ देर के लिए भूल गया था और वो खुलकर हंस रहा था। उसे लगा कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सामने बैठी लड़की डोसे के साथ साथ उसके दिमाग और उसकी जिंदगी को भी चबाने की प्लानिंग कर रही है। इसी मस्ती के साथ डोसा खत्म करने के बाद गर्वित ने अपनी घड़ी देखी। टाइम देखते ही गर्वित ने घबराकर अपनी जगह से उठकर कहा, ओए जल्दी करो यार, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और आज विश्व जी की क्लास में लेट हुए तो वो हमें सस्पेंड कर देंगे। उसकी ये बात सुनते ही नक्श और अंकित भी जल्दी से खड़े हो गए। उन्होंने अपने कंधे बैग लटका लिए और नक्श ने तुरंत कहा, चलो चारू। उसकी बात सुनते ही चारू ने अपनी जगह से उठी, लेकिन उसने अपना बैग वहीं टेबल पर छोड़ दिया। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही मासूम सी और हल्की सी झिझक वाली स्माइल लाकर कहा, तुम लोग आगे चलो, मुझे बस 2 मिनट लगेंगे। मुझे वॉशरूम जाना है और मैं बस टचअप करके सीधा क्लास में आती हूँ। तुम लोग मेरी सीट रख लेना। तभी आगे से अंकित ने जवाब देकर कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। और इसके बाद वो तीनों लड़के तेज कदमों के साथ आर्ट्स ब्लॉक की तरफ बढ़ गए। वहीं चारों कंटेन के गेट पर खड़ी होकर नक्श को पीठ को तब तक देखती रही जब तक वो भीड़ में ओझल नहीं हो गया। जैसे ही नक्श उसकी नजरों से दूर हुआ, चारू के चेहरे पर मीठी, मासूम और प्यारी सी स्माइल ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। उसकी जगह एक बहुत ही ठंडी और शातिर खौफनाक मुस्कान ने ले लिया। उसकी आंखें, जिनमें बहुत पहले अब हमदर्दी थी, लेकिन अब वो जहरीली नागिन की तरह चमकने लगी थी। चारू ने अपने दांत पीसकर खुद से कहा, अब वक्त आ गया है उस सड़क छाप भिखारिन को उसके असली औकात दिखाने का। यह बड़बड़ाकर उसने अपना बैग उठाया और वॉशरूम के रास्ते की बजाय सीधे कॉलेज के उस पुराने वाले हिस्से की तरफ तेज कदमों से चल पड़ी, जहां उसने पल्लवी को जाते हुए देखा था। कॉलेज के उस पुराने सी बिल्डिंग के पीछे एक बहुत ही शांत और सोना सा बगीचा था। वहां अक्सर कोई नहीं जाता था। पल्लवी वहीं एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। पल्लवी के हाथ में उसकी पुरानी सी डायरी थी। वहीं उसमें उसकी माँ के बारे में कुछ लिख रही थी। आज सुबह उसे पता चला कि उसकी पढ़ाई की वजह से उसकी माँ को गांव में स्पेशल फंड मिला है। इस बात से पल्लवी के दिल का आधा बोझ कम हो गया। वो खुश थी। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर सुकून आया था, लेकिन यह सुकून बहुत देर तक टिकने वाला नहीं था। तभी टक 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 पल्लवी के कानों के अचानक किसी भारी हील्स की तेज और डरावनी आवाज पड़ने लगी। उसने अपना सिर उठाया। उसके सामने चारू खड़ी थी। चारू ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध रखे थे और उसने
नजरें पल्लवी को ऊपर से नीचे तक देखती जा रही थी, जैसे वे किसी कचरे को ढेर को देख रही हो। चारू का वो घमंड जो उसने नक्श के सामने छुपा लिया था, अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था। पल्लवी चारू को नहीं जानती थी, लेकिन चारू के महंगे कपड़े, उसके हील्स और उसके चेहरे का वो खौफनाक एटीट्यूड देखकर पल्लवी के अंदर पहले वाला खौफ फिर से जाग गया और उसका शरीर कांपने लगा। उसने जल्दी से अपनी डायरी बंद की और घबरा कर खड़ी हो गई। पल्लवी ने डर कर चारू से पूछा, जी जी आपको कुछ काम है? उसकी बात सुनते ही धीरे धीरे चारू पल्लवी के करीब आ गई। वो पल्लवी के इतने करीब आए कि पल्लवी को पीछे हटकर पेड़ के तने से चिपकना पड़ा। तभी चारू ने एक बहुत ही जहरीली और तिरस्कार भरी हंसी हंसकर कहा, काम? तुम्हारी जैसी भिखारिनी से मुझे क्या काम हो सकता है? मैं तो बस यहाँ ये देखने आई थी कि वो कौन सी गंदी नाली का कीड़ा है जो अपनी औकात भूलकर आसमान की तरफ आंख उठाकर देख रहा है। उसकी यह बात सुनकर पल्लवी को कुछ समझ नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने बुरी तरह से घबरा कर कहा, मैंने मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो आपको जानती भी नहीं। तभी आगे से चारों ने मुंह बनाकर कहा, तू मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। पल्लवी शर्मा, तुम गांव से आई हो ना? वो फटे हुए कपड़े पहनकर इस बात का नाटक करती है कि तुम एक बेचारी गरीब हो, ताकि लोगों की हमदर्दी मिल सके। चारों ने उसका नाम ऐसे लिया जैसे कोई गलती और गाली दे दी हो। वो उसकी ये बातें सुनकर पल्लवी भी रोने लगी। उसने सिसक कर कहा, "न- नहीं, मैं कोई नाटक नहीं करती, प्लीज मुझे जाने दीजिए।" तभी आगे से चारों ने चिल्लाकर कहा, चुप कर। चारू अचानक इतनी जोर से चिल्लाई कि पल्लवी डर कर मारे सिकुड़ गई। चारू ने आगे बढ़कर पल्लवी के कंधे को जोर से पकड़ा, जिससे पल्लवी वापस पेड़ से टकरा गई। इसके बाद चारू ने अपनी उंगली पल्लवी के चेहरे के बिल्कुल ठीक सामने करके फुंकार कर कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, दो कौड़ी की लड़की। कल सुबह तूने नक्श के सामने जो रोना धोने का ड्रामा किया था ना, वो मुझे सब पता है। तूने सोचा कि वो मनहूस रोने से सूरत दिखाकर तो नक्श को अपने जाल में फंसा लेगी। वही नक्श का नाम सुनते ही पल्लवी की आंखें बड़ी हो गई। पल्लवी ने कांपते हुए सफाई देने की कोशिश करके कहा, नक्श? लेकिन मैंने तो उनसे कोई बात भी नहीं की। वो खुद मेरे पास आए थे मदद करने। तभी आगे से चारू ने बीच में बात को काटकर झूठ बोलकर कहा, यह मदद नहीं करने आया था, वो तुझ पर तरस खा रहा था। तो जानती है नक्श कौन है? वो मेरा दोस्त है। नहीं नहीं, वो मेरा है। और हम जैसे लोगों के बीच तेरे जैसे भिखारन की कोई जगह नहीं है। चारों को पता था कि पल्लवी को नक्श की असली शाह वाली सच्चाई नहीं पता है। पल्लवी के लिए नक्श सिर्फ एक उसी की तरह का गरीब लड़का है। चारू ने इसी बात का फायदा उठाया। चारू ने पल्लवी के दिमाग में जहर घोल कर कहा, तुझे क्या लगता है वो फटे कपड़े वाला लड़का नक्श तेरे काम आएगा, जो खुद दूसरों के टुकड़ों पर पलता है? और अगर तूने उसके आसपास भटकने की कोशिश भी की है, तो याद रखना, मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तूने सपने में कभी सोचा नहीं होगा। ये कहते हुए चारू ने पल्लवी की चुन्नी को झटके से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे पल्लवी दर्द और डर के सिसकने लगी। तभी चारू ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तेरी स्कॉलरशिप पर आई है ना तू? मेरे डैड इस कॉलेज के ट्रस्टीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा एक फोन कॉल, और सिर्फ एक फोन कॉल, से तेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। तुझे धक्के मारकर इस कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा। समझ आई या नहीं? चारों की आवाज अब एक धीमी लेकिन बड़ी खतरनाक और धमकी में बदल गई थी। वहीं उसकी बात सुनकर पल्लवी की सांसें अटक गई। स्कॉलरशिप ही उसकी और उसकी माँ की जिंदगी इकलौती उम्मीद थी। अगर वो ही छिन गई तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पल्लवी हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। उसने चारू के सामने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मेरी स्कॉलरशिप मत छिनवाइएगा। मेरी माँ बहुत मेहनत करती है, और मैं कभी नक्श के आसपास नहीं जाऊंगी। मैं उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। बस मेरी पढ़ाई मत रोकिए। उसकी यह बात सुनते ही आगे से चारू ने एक शैतानी मुस्कान के साथ पल्लवी को झटके से छोड़कर कहा, गुड। ये डर मुझे तेरी आंखों में हमेशा दिखना चाहिए। और अगर मैंने तुझे नक्श से बात करते हुए उसके 10 कदम के दायरे में भी देख लिया, तो तू सीधा अपने उस गंदे गांव में वापस जाएगी। ये कहकर चारू ने अपने कपड़े ठीक किए और पल्लवी की आखिरी नफरत भरी नजर से देखा
और अपने उसी घमंडी अंदाज में वहां से वापस चली गई। उसके पीछे छूट गई पल्लवी वहीं जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने घुटनों में सिर छुपाकर बुरी तरह कांप रही थी। कुछ देर पहले जो उसकी खुशी उसकी जिंदगी में आई थी, चारों ने उसे पल भर में एक भयानक खौफ में बदल दिया। पल्लवी ने ठान लिया कि वो अब कभी भी नक्श की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। उसे नक्श से भी डर लगने लगा था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर नक्श ने उसे फिर से टोका तो चारू उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वहीं पल्लवी की जिंदगी में खौफ का वो खौफनाक जहर घोलने के बाद चारू ने अपने चेहरे पर एक बार फिर से वो मासूमियत का मुखौटा ओढ़ लिया। उसने वॉशरूम में जाकर आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक किए, अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान सजाई और आर्ट्स ब्लॉक के उस क्लासरूम की तरफ ऐसे चल पड़ी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके कदमों में एक अजीब सी जीत की खुशी थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने और नक्श यानी शाह एम्पायर की तिजोरी के बीच में आने वाली सबसे बड़े कांटे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। वहीं उधर प्रोफेसर क्लास में आ चुके थे, ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। तभी चारू ने बहुत ही सलीके से क्लास का दरवाजा खटखटाकर पूछा, मे आई कम इन सर? उसकी आवाज सुनते ही प्रोफेसर ने उसे देखा और अंदर आने का इशारा किया। प्रोफेसर का इशारा पाते ही सीधे चारू पीछे वाली बेंच की तरफ गई, जहां नक्श, अंकित और गर्वित बैठे थे। उसने बहुत ही शालीनता से नक्श के ठीक बगल वाली सीट पर अपना बैग रखा और बैठ गई। बैठते उसने नक्श की तरफ देखकर एक बहुत ही प्यारी और केयरिंग स्माइल दी। चारू ने उसे फुसफुसा कर कहा, सॉरी यार, वॉशरूम में थोड़ी भीड़ थी इसलिए लेट हो गई। ये कहकर वो जानबूझकर अपना कंधा नक्श के कंधे से टच करने लगी, लेकिन नक्श ने उसकी इस हरकत पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस एक हल्का सा सिर हिलाया और अपनी नजरें वापस सामने कर ली। चारू ने नक्श का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बड़ी कोशिश की। वो कभी उससे पेन मांगती तो कभी प्रोफेसर के लेक्चर पर कोई हल्का सा जोक मारती। वो कभी अपनी जुल्फों को इस तरह झटकती कि उसके महंगे परफ्यूम की महक नक्श तक पहुंच जाए। चारू को अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर था। उसे लगता था कि कोई भी लड़का उसकी इस अदा पर फिदा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके बगल में बैठा लड़का कोई आम कॉलेज का स्टूडेंट नहीं और ना ही उसका दिल इस वक्त क्लासरूम में था। नक्श शारीरिक रूप से वहीं बैठा था, लेकिन उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से उस पुरानी बिल्डिंग के सुनसान कोने में अटका हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार पल्लवी का रोता हुआ चेहरा और उसके फटे हुए कपड़े और वो गहरी आंखें घूम रही थी। नक्श के मन में उसके बारे में यही सोच रहा था कि वो पूरी तरह ठीक तो होगी ना। जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी वो कितनी डर गई थी। क्या वो अभी भी सुबह जितनी खुश होगी? क्या उसने कुछ खाया होगा? नक्श की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चारों जब भी उससे कुछ पूछती तो नक्श बस हम या हाँ में जवाब दे देता। उसका पूरा ध्यान क्लासरूम के दरवाजे पर था। उसे उम्मीद थी कि शायद पल्लवी भी इसी क्लास में आ जाए और शायद वो बाहर कॉरिडोर से गुजरती हुई दिख जाए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म हुई प्रोफेसर बाहर आ गए। नक्श झटके से अपनी सीट से उठ गया और अपने उसने खड़े होकर अंकित और गर्वित से कहा, भाई मैं अभी आता हूं, मुझे थोड़ा काम है। ये कहकर उसने अपना बैग कंधे पर डाल लिया और क्लास से बाहर जाने लगा। तभी पीछे से गर्वित ने उसे रोक कर कहा, अरे जा कहाँ रहा है, कैंटीन चल रहे हैं ना हम लोग। वहीं चारों भी तुरंत खड़ी हो गई। उसने तुरंत खड़े होकर नक्श से कहा, हाँ नक्श चलो ना, या अगर तुम्हें कोई काम है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चारू भी किसी भी कीमत पर नक्श को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन आगे से नक्श ने बहुत ही साफ और रूखे शब्दों में कहा, नहीं चारू तुम लोग जाओ, मुझे लाइब्रेरी में कुछ नोट्स देखने हैं, मैं अकेले ही जाऊंगा। उसका लहजा ऐसा था कि चारू आगे से कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके बाद नक्श तेज कदमों से क्लासरूम से बाहर निकल गया। बाहर आते ही नक्श की आंखें किसी रडार की तरह चारों तरफ घूमने लगी। उसने सबसे पहले कॉलेज के उस पुराने और सुनसान हिस्से का रुख किया जहां उसने पल्लवी को आखिरी बार देखा था। वो दौड़ता हुआ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूखी पत्तियां और सन्नाटा था। ये देखते ही नक्श की धड़कनें तेज हो गई। उसने घबरा कर खुद से पूछा, अरे कहाँ चली गई वो? उसने पूरा कॉलेज छान मारा। वो लाइब्रेरी गया, कैंटीन के पीछे वाले हिस्से में गया, स्पोर्ट्स ग्राउंड के किनारों पर ढूंढा और यहाँ तक कि उसने लड़कियों के कॉमन रूम के बाहर भी काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन पल्लवी का कोई
नामो निशान नहीं था। नक्श को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आंखों के सामने से उसकी सबसे कीमती चीज चुरा कर ले गया हो। वो एक ऐसा बादशाह था जिसके एक इशारे पर पूरी दिल्ली की पुलिस लाइन में खड़ी हो जाए। लेकिन आज एक फटीचर और गरीब लड़के के मुखौटे में वो पूरी तरह से लाचार और महसूस कर रहा था। वो कॉलेज के किसी से पल्लवी के बारे में पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि नक्श उस गरीब लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। इससे पल्लवी के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। उधर नक्श जिसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वो पल्लवी कॉलेज में ही थी, लेकिन उसने खुद को एक अदृश्य साए में बदल लिया था। चारों को यह भयानक धमकी, तेरी स्कॉलरशिप छिनवा दूंगी, तुझे धक्के मारकर कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, पल्लवी के दिमाग में किसी खौफनाक हथौड़े की तरह बज रही थी। गरीब इंसान को अपनी जान से ज्यादा अपनी रोजी रोटी छीन जाने का डर होता है। पल्लवी ने उस दिन से कसम खा ली थी कि वो नक्श के आसपास तो क्या, उस रास्ते से भी नहीं गुजरेगी जहां नक्श खड़ा होगा। वो कॉलेज के मेन गेट से आने की बजाय पीछे वाली एक टूटी हुई दीवार फांदकर कॉलेज में दाखिल होती थी। जब नक्श और उसके दोस्त कैंटीन या कॉरिडोर में होते तो पल्लवी लाइब्रेरी के अंधेरे और धूल भरे कोने में किताबों के पीछे छुप कर बैठी रहती। वो क्लास में तब घुसती थी जब प्रोफेसर आ चुके होते और बिल्कुल आखिरी सीट पर मुंह फुलाकर बैठ जाती। क्लास खत्म होते ही वो किसी भूत की तरह सबसे पहले वहां से गायब हो जाती। पल्लवी को नक्श को कोई नफरत नहीं थी, बल्कि उसे तो नक्श भी अपनी तरह का विक्टिम लगता था। लेकिन चारू के खौफ ने उसे ऐसा अंधा कर दिया कि वो खुद अपनी मर्जी से नक्श से मिलो दूर भाग रही थी। उसे लग रहा था कि नक्श से दूरी ही उसकी जिंदगी और उसकी माँ की जिंदगी की इकलौती सुरक्षा है। ऐसे देखते देखते 2 दिन बीत गए। नक्श के लिए ये 2 दिन किसी नर्क से कम नहीं थे। वो हर दिन कॉलेज आता, पागलों की तरह हर चेहरे में उन गहरी आंखों को ढूंढता, लेकिन उसे सिर्फ निराशा हाथ लगती। चारू लगातार उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती, लेकिन नक्श के लिए अब चारू का होना या ना होना बराबर था। और चारू की बातों का कोई जवाब नहीं देता था। दिन में वो फटीचर नक्श के रूप में कॉलेज में चप्पे चप्पे पर पल्लवी को ढूंढता, और रात में जब वो मिस्टर शाह बनकर अपने आलिशान ऑफिस में जाए तो वहां भी वो उसका काम मन में नहीं लगता। शाह एम्पायर के बोर्ड मेंबर्स हैरान थे कि उनका नया तेज तर्रार और खूंखार बॉस अचानक इतना खामोश और खोया खोया सा क्यों रहने लगा है। वही नक्श रात भर अपने उस प्रेसिडेंशियल स्वीट की कांच की दीवार के सामने खड़ा रहता और बाहर के अंधेरे को देखता रहता। उसके दिमाग में यह पल सवाल घूम रहे होते, वो कहाँ गई? क्या वो बीमार है? क्या किसी ने फिर से उसका मजाक उड़ाया? क्या उसने मेरी वजह से कॉलेज आना छोड़ दिया? कहीं उसको पता तो नहीं चल गया कि मैं कौन हूँ? उसको मेरी मदद के बारे में पता चल तो नहीं गया? कहीं मैंने उसके स्वाभिमान को आहत तो नहीं कर दिया? ये अनगिनत सवाल नक्श के दिमाग में दीमक की तरह दौड़ रहे थे। उसे लगने लगा था कि उसकी सारी ताकत, उसका सारा पैसा बेकार है अगर वो उस लड़की को अपने सामने सही सलामत नहीं देख सकता। वो पल्लवी को खोने के ख्याल से ही अंदर तक कांप जाता। पल्लवी उसके लिए सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसकी माँ की अक्स थी और उसका वो बचपन जो गरीबी ने छीन लिया था। ऐसे ही 3 दिन बीत गए और तीसरे दिन की रात को नक्श अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने करोड़ों की एक डील की फाइल खुली पड़ी थी, लेकिन पिछले 1 घंटे से उसके उस फाइल का एक पन्ना भी नहीं पलटा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी। अचानक उसने गुस्से में अपना हाथ में पकड़ा हुआ पेन दीवार पर दे मारा। पेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने इंटरकॉम का बटन दबाया और जैसे उधर से फोन उठा, इधर से नक्श ने कहा, काशीनाथ जी, मेरे कैबिन में आइए अभी के अभी। और यह कहकर उसने फोन रख दिया। कुछ ही सेकंड में काशीनाथ भागते हुए अंदर आए। उन्होंने नक्श को इस तरह से हाइपर कभी नहीं देखा था, इसलिए काशीनाथ ने घबरा कर कहा, जी जी सर, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे से नक्श ने अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास जाकर कहा, मुझे पल्लवी की खबर चाहिए काशीनाथ जी, अभी के अभी। वो 2 दिन से मुझे कॉलेज में दिखाई नहीं दी। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पता लगाइए कि वो कहाँ है। अगर उसे कुछ हुआ है तो मैं इस शहर को आग लगा दूंगा। उसकी आवाज में एक राजा का हुक्म नहीं, बल्कि एक इंसान की तड़प थी। काशीनाथ जी तुरंत समझ गए कि मामला गंभीर है। वो लड़का जिसने 11 साल से किसी किसी के लिए आंसू नहीं बहाए, आज वो एक अनजान लड़की के लिए पागल हो रहा था।
इसलिए काशीनाथ जी ने उसको शांत करवाने की जिद करके कहा, सर आप शांत हो जाइए, मैं अभी भी हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्टिवेट करता हूँ। ये कहकर वो तुरंत अपने फोन में कुछ कॉल्स मिलाने लगा। शाह अंपायर का इंटेलिजेंस नेटवर्क किसी खुफिया एजेंसी से कम नहीं था। पल्लवी का हॉस्टल, उसका कॉलेज रूट, उसके फोन की लोकेशन, सब कुछ ही मिनटों में ट्रैक कर लिया गया। 15 मिनट बाद काशनाथ जी के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज देखते ही उन्होंने राहत की सांस ली और नक्श की तरफ देखा। मैसेज पढ़ने के बाद काशनाथ ने मुस्कुराकर नक्श से कहा, सर रिलैक्स, पल्लवी जी बिल्कुल ठीक हैं। उनकी ये बात सुनते ही नक्श की रुकी हुई सांस वापस चलने लगी। उसने चैन की सांस लेकर कहा, वो ठीक है, फिर वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? क्या वो बीमार है? आगे से काशनाथ ने अपनी रिपोर्ट पढ़कर उसकी इस बात का जवाब देकर कहा, नहीं सर, वो रोज कॉलेज आ रही है, उनकी अटेंडेंस पूरी है और वो हॉस्टल से भी टाइम पर निकलती है और टाइम पर वापस आती है। उनकी माँ से भी उनकी रोज बात हो रही है, वो बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ है। काशनाथ जी बिल्कुल की बात सुनकर नक्श की भौहें तन गई। उसका दिमाग एक झटके में सुन पड़ गया। उसने काशनाथ की बातों को धीरे से दोहरा कर कहा, वो रोज कॉलेज आ रही है, लेकिन अगर वो रोज आ रही है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैंने कॉलेज का कोना कोना छान मारा काशीनाथ जी। वो बड़बड़ाते हुए नक्श अपनी जगह से वापस आकर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर पल्लवी ठीक थी तो कॉलेज आ रही थी, तो फिर वो नक्श के सामने क्यों नहीं आ रही? नक्श को इस बात की रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि पल्लवी कहीं खोई नहीं है, बल्कि वो खुद जानबूझकर नक्श की परछाई के बीच से बच रही है। उससे भी बड़ी बात, नक्श को तो यह बिल्कुल पता नहीं था कि इस अदृश्य दीवार के पीछे उसी लड़की का हाथ है जो पिछले 2 दिन से कंटीन में नक्श के सामने बैठकर समोसे खा रही है, उसकी झूठी दोस्त बनने का नाटक कर रही है। नक्श की आंखों में अब बेबसी नहीं, बल्कि एक गहरी उलझन और एक नया शक पैदा हो गया। नक्श ने अपनी उंगलियों को डेस्क पर टैप करके कहा, कुछ तो गड़बड़ है काशीनाथ जी, कोई तो वजह है जो मेरे सामने नहीं आ रही, और मैं उस वजह का पता लगा कर रहूंगा। उसकी आवाज वापस उसी मिस्टर शाह वाले सर्द लहजे में आ चुकी थी। अगले दिन सुबह नक्श ने तय कर लिया कि आज पल्लवी को ढूंढ कर रहेगा, चाहे उसे कॉलेज का कोई भी नियम क्यों न तोड़ना पड़े। नक्श जानता था कि अगर पल्लवी छुप रही है तो वो उन जगहों पर कभी नहीं जाएगी जहां भीड़ होती है। उसने कॉलेज के उन सभी हिस्सों को अपने दिमाग में स्कैन किया और सबसे ज्यादा सुनसान और धूल भरे थे, और उनकी नज़र कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी के उस हिस्से पर पड़ी जहां सालों पुरानी किताबें रखी जाती थी, जहां कोई स्टूडेंट या प्रोफेसर कभी नहीं जाता था। नक्श ने सुबह की पहली क्लास छोड़ दी और चुपचाप उस पुरानी लाइब्रेरी के सबसे आखिरी कोने में एक बड़ी सी लकड़ी की अलमारी के पीछे जाकर छुप गया। वहां सिर्फ धूल की महक और एक अजीब सी खामोशी थी। करीब आधे घंटे बाद जो नक्श ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। दरवाजे के पास एक हल्की सी आहट हुई। चर्र करके पुराना दरवाजा खुला गया। नक्श ने अलमारी के पीछे से झांक कर देखा, वहां पल्लवी खड़ी थी। उसने अपना पुराना सा बैग सीने से लगाया हुआ था और उसकी नजरें डरी हुई हिरनों की तरह चारों तरफ घूम रही थी। वो पक्का करने के लिए कि कहीं यहाँ कोई है तो नहीं जो उसे देख रहा हो। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं, तो उसने एक गहरी सांस ली, दबे कदमों से अंदर आकर एक पुरानी सी टेबल पर बैठ गई और उसने अपनी किताबें निकाली और सिर झुकाकर पढ़ने लगी। नक्श का दिल जोरों से धड़कने लगा। इसने इतने दिनों की तड़प के बाद अपने सामने उसे देख लिया था, जैसे किसी प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। नक्श ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अलमारी के पीछे से बाहर निकल आया। उसके जूतों की हल्की सी आवाज शांत लाइब्रेरी में गूंज गई। तभी यह आवाज सुनते ही पल्लवी का शरीर झटके से जम गया। उसने डर कर अपना सिर उठाया और जब उसकी नजर नक्श पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। तभी नक्श ने उसे बहुत ही नर्म और शांत आवाज में पूछा, तुम मुझसे छुप क्यों रही हो पल्लवी? दूसरी तरफ नक्श को देखते ही पल्लवी के दिमाग में चारों की वो खौफनाक धमकी, तेरी स्कॉलरशिप बंद करवा दूंगी, तुझे धक्के मारकर यहां से बाहर निकलवा कर फेंकूंगी, बम की तरह फटने लगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कांप कर कहा, नहीं नहीं, मुझे मुझे जाने दो। ये कहकर पल्लवी घबराहट में अपनी किताबें समेटने लगी।
उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि उसकी किताबें छूटकर जमीन पर गिर गई। इसके बाद घबराहट में वो बिना किताबें उठाए ही दरवाजे की तरफ भागने लगी। लेकिन नक्श ने फुर्ती से आगे बढ़कर दरवाजे को अपने हाथ से बंद कर दिया और पल्लवी के रास्ते में खड़ा हो गया। ये देखते ही पल्लवी रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और नक्श के आगे गड़गड़ा कर कहा, प्लीज, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मेरे पास मत आओ, वरना वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। पल्लवी की यह बातें सुनकर नक्श हैरान रह गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके पास आने से पल्लवी की पढ़ाई कैसे छूटेगी। लेकिन फिर भी नक्श ने उसके कांपते हुए कंधों को बहुत ही हल्के से पकड़कर शांत करवाने की कोशिश करके कहा, पल्लवी शांत हो जाओ, पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारी पढ़ाई क्यों छुड़वाऊंगा? मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम ठीक तो हो। तुम इस तरह चुपकर क्यों रह रही हो? उसके बाद सुनकर पल्लवी ने अपने आंसू पोंछे और नक्श की आंखों में देखा। नक्श की आंखों में कोई घमंड और गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जो पल्लवी को बता रही थी कि वो लड़का उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए पल्लवी ने सिसक कर आधी अधूरी सच्चाई बयां करके कहा, मुझे मुझे किसी ने कहा है कि अगर मैं तुम्हारे आसपास भी नजर आई तो मेरी स्कॉलरशिप छिनवा देंगे। उसकी ये बात सुनते ही नक्श की भौहें तन गई। उसके अंदर का शाह अचानक जाग उठा। उसने तुरंत पूछा, किसने कहा तुमसे ऐसा? मुझे नाम बताओ उसका। इस कॉलेज में किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन सके। नक्श की आवाज में अचानक इतना भारीपन और रुतबा आ गया जिसे सुनकर पल्लवी एकदम सहम गई। लेकिन पल्लवी को चारू का खौफ याद था। वो जानती थी कि अगर उसने चारू का नाम लिया तो बात बढ़ जाएगी और अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पल्लवी ने डर कर कहा, नहीं, नहीं प्लीज मुझसे नाम मत पूछो। वो लोग अमीर हैं, बहुत ताकतवर हैं। तुम भी मेरी तरह गरीब हो, तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नक्श को उसकी यह बात सुनकर अजीब सी तकलीफ हुई। ये लड़की अपनी जान से ज्यादा उसकी फिक्र कर रही थी। उसे लगा कि वो भी एक गरीब लड़का है, इसलिए वो उसे अमीरों की दुश्मनी से बचाना चाहती थी। इसलिए नक्श ने भी अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया। वो अभी अपनी असली ताकत पल्लवी के सामने नहीं ला सकता था। उसने बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर कहा, ठीक है मैं नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुनो। मैं एक अनाथ लड़का हूँ, मेरी इस दुनिया में कोई नहीं। जब मैंने तुम्हें उस दिन रोते हुए देखा तो मुझे तुम में अपनी माँ नजर आई थी। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, एक ऐसा दोस्त जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हो सके। क्या तुम एक अनाथ को अपनी दोस्ती के लायक भी नहीं समझती? नक्श की इन बातों ने पल्लवी के दिल पर वार कर दिया। अनाथ, माँ की याद और ये शब्द पल्लवी के लिए बहुत बड़े थे। उसने महसूस किया कि नक्श का दर्द भी उससे के जितना ही गहरा है। उसकी आंखों का खौफ धीरे धीरे एक भरोसे में बदलने लगा। पल्लवी ने झिझक कर धीरे से पूछा, दोस्त? तभी नक्श ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हाँ हाँ, सिर्फ एक अच्छा दोस्त। उसकी ये बात सुनकर आगे से पल्लवी ने कुछ पल सोचा। वो भी इस बड़े और जालिम शहर में बहुत अकेली थी। उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसे समझ सके। उसने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और नक्श से हाथ मिला लिया। लेकिन फिर पल्लवी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचकर एक घबराई हुई आवाज में कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी बात सुनकर आगे से नक्श ने थोड़ा हैरानी से पूछा, क्या शर्त? आगे से पल्लवी ने गंभीरता से कहा, हमारी दोस्ती के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर तुम्हारे उन दोस्तों को, जो उस लड़की को जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है, चारू। अगर उन लोगों को पता चला तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हम सिर्फ छुप कर मिलेंगे। उसकी यह बात सुनकर नक्श का दिमाग एक सेकंड के लिए ठिठक गया। पल्लवी ने चारू का नाम लिया था। हालांकि पल्लवी ने सीधे तौर पर नहीं कहा कि चारू ने उसे धमकी दी, लेकिन नक्श का शातिर दिमाग कड़ियां जोड़ने लगा। उसने मन ही मन में सोचा, चारू, पल्लवी चारू से क्यों डर रही है? कहीं उसकी डरने के पीछे चारू? नक्श के अंदर का शक एक बहुत बड़ा बीज बो गया था। लेकिन उसने पल्लवी के सामने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वो नहीं चाहता था कि पल्लवी परेशान हो और उसने इस पहली से खुद से ही सुलझाने की कोशिश की।
नक्श ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, ये हमारी सीक्रेट फ्रेंडशिप होगी। दुनिया के लिए हम अजनबी रहेंगे, लेकिन छुपकर हम सबसे अच्छे दोस्त होंगे। प्रॉमिस। आगे से पल्लवी ने मुस्कुरा कर कहा, प्रॉमिस। ये कहकर उसके चेहरे पर कई दिनों से बाद एक सच्ची और खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। उस दिन के बाद कॉलेज की उस जालिम और दिखावटी दुनिया के बीच एक बहुत खूबसूरत और खामोश रिश्ते ने जन्म ले लिया था। दुनिया की नजरें अभी भी वही फटीचर लड़का वो था और अपने दोस्तों के साथ घूमता था। पल्लवी वही डरी सहमी सी लड़की जो सबसे नजरें बचाकर चलती थी। अगर वो कभी कॉरिडोर में एक दूसरे के सामने आ भी जाते तो वो ऐसे बर्ताव करते जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है। लेकिन जैसे ही कॉलेज में लंच ब्रेक होता या कोई क्लास खाली होती तो दोनों छुपकर उस पुरानी लाइब्रेरी के कोने में या कॉलेज की छत पर उस पुरानी सी टंकी के पीछे मिलते। वो दोनों वहां घंटों बैठकर बातें करते। पल्लवी उसे अपने गांव के किस्से सुनाती, अपनी माँ की बातें बताती। नक्श उसकी बातों को ऐसे सुनता जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत गीत सुन रहा हो। नक्श जो रात को अरबों रुपए के डील साइन करता और दिन में पल्लवी के साथ एक सूखा सैंडविच आधा आधा बांटकर खाने में जो खुशी महसूस कर रहा था, वो उसके शाह एम्पायर की सारी दौलत से बड़ी थी। पल्लवी के लिए भी नक्श एक ऐसा सहारा बन गया जिसके सामने वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाती। नक्श उसे हिम्मत देता था, उसे हंसाता था। हालांकि डर के मारे पल्लवी ने चारों की धमकी का सच अभी भी अपने सीने में दबाए रखा। लेकिन नक्श के साथ होने से उसका डर अब थोड़ा कम होने लगा था। नक्श ने भी अपनी शाह वाली सच्चाई पल्लवी को नहीं बताई। वो चाहता था कि पल्लवी उसे उसके पैसे के लिए नहीं बल्कि उसके दिल के लिए पसंद करे। इसी बीच उधर कॉलेज के दूसरे हिस्से में चारू एक अलग ही दुनिया में जी रही थी। वो एक ऐसी दुनिया में जो उसके अपने ही बनाए हुए भ्रम और गुरूर पर टिकी थी। पल्लवी के मिल जाने के बाद से नक्श की वो पुरानी बेचैनी और पागलपन बिल्कुल खत्म हो गया। उसके चेहरे पर अब सुकून और खुशी हमेशा रहती थी। वो फिर से गर्वित और अंकित के साथ मजे करने लगा। यहाँ तक कि वो चारों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आने लगा था। नक्श जानता था कि अगर उसने चारू से दूरी बनाई तो चारू को शक हो जाएगा। वह पल्लवी की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो जानबूझकर चारू के साथ कैंटीन में बैठता, उसकी बातों पर हंसता और उसके नाटक का हिस्सा बनता। लेकिन वो सीक्रेटली चारू और पल्लवी के कनेक्शंस को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब चारू ने पल्लवी को धमकी दी थी तो वह बिल्कुल अकेले थे। इसलिए नक्श को कुछ पता ही नहीं चल रहा था और वो इस सच्चाई तक पहुंचने तक चारू को बिल्कुल शक नहीं होने दे सकता था। इसलिए वो उसे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वहीं चारू इस सब से फूल कर कुप्पा हो रही थी। जब वो नक्श को अपनी बातों पर हंसकर मुस्कुराता हुआ देखती तो उसे लगता कि उसकी चाल 100% कामयाब हो गई है। चारों ने कंटीन में बैठे बैठे मन ही मन खुद पर गर्व करके सोचा, देखा मैंने उस मनहूस भिखारिन को ऐसा डराया कि वो नक्श के आसपास भटकने की हिम्मत नहीं कर रही। और नक्श, मेरा भोला भाला अरबपति नक्श शाह अब पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका है। वो अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। कुछ ही दिनों में ये दोस्ती प्यार में बदलेगी और फिर ये शाह एम्पायर की चाबी मेरी मुट्ठी में होगी। चारों को अपनी चालाकी पर इतना घमंड हो गया कि उसने ये नोटिस ही नहीं किया कि जब भी पल्लवी कहीं उनको दिखाई दे जाती तो नक्श की आंखें किसी गहरी सोच में डूब जाती थी। वहीं चारों दिन ब दिन नक्श के और करीब आने की कोशिश कर रही थी। वो कभी जानबूझकर उसके कंधे पर सिर रख देती तो कभी उसके नोट्स कंप्लीट करने का बहाना बनाती तो कभी उसे अपने साथ वीकेंड पर बाहर चलने का ऑफर देती। नक्श बड़ी ही चतुराई से उसके इन सभी ऑफरों को गरीबी का बहाना देकर टाल देता। लेकिन वो चारू को यह महसूस नहीं होने देता कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। चारू को लग रहा था कि वो सही रास्ते पर चल रही है। कॉलेज की बाकी अमीर स्टूडेंट्स उसे नक्श जैसे फटीचर के साथ देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन चारू मन ही मन हंसती थी। वो उसके ताने सुनकर मन ही मन हंसकर सोचती थी, हंस लो मूर्खो, जितना हंसना है हंस लो। जिस दिन इस फटीचर लड़के की असली शाह वाला रूप तुम्हारे सामने आएगा उस दिन तुम सब मेरे पैरों में गिरकर भीख मांगोगे। अब कॉलेज में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। चारों खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो शाह एम्पायर की मालकिन बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी भी खुश थी क्योंकि उसे इस जालिम दुनिया में नक्श जैसा एक सच्चा और प्यारा दोस्त मिल गया था।
और नक्श नक्श एक ऐसी खतरनाक दोहरी जिंदगी जी रहा था, जहां वो रात में शाह एम्पायर की नींव हिलाने की प्लानिंग कर रहा था और दिन में पल्लवी के साथ अपने बचपन की खुशियां ढूंढ रहा था। लेकिन नक्श के दिमाग में शक का वो बीज जो पल्लवी ने चारू का नाम लेकर बोया था, अब वो एक पेड़ बन गया था। नक्श ने काशनाथ जी को चारू का पूरा बैकग्राउंड और उसके करैक्टर की रिपोर्ट निकालने का सीक्रेट ऑर्डर दे दिया था। नक्श शाह का रडार अब चारू की तरफ घूम चुका था और चारू, जो खुद को इस शतरंज की सबसे बड़ी शातिर खिलाड़ी समझ रही थी, उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठी है जो जिस दिन फटेगा उसका नामो निशान मिटा देगा। कुछ दिन बाद रात के करीब 2 बजे दिल्ली शहर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन शाह इंडस्ट्रीज के टॉप फ्लोर पर स्थित उस आलीशान प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा और तनाव पसरा था। कांच के उस विशाल दीवार के पार टिमटिमाती रोशनियां नक्श शाह की आंखों में चुभ रही थी। नक्श अपनी लेदर की भारी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था और उसकी उंगलियां डेस्क पर लयबद्ध तरीके से टैप कर रही थी। आज वो कोई बिजनेस डील नहीं पढ़ पा रहा था, बल्कि उसे काशनाथ जी का इंतजार था, जिन्हें उसने चारू का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालने का सख्त ऑर्डर दे दिया था। नक्श को पल्लवी के उस दिन की खौफ उसकी बातों से ये समझ तो आ गया था कि चारू ने पल्लवी के साथ कुछ तो गलत किया है, लेकिन वो चारू की असली नीयत और उसके खेल को गहराई से जानना चाहता था। तभी उसके ऑफिस का भारी ओक का दरवाजा खुला और काशनाथ जी दबे कदमों के साथ अंदर आए। उनके हाथ में एक लाल रंग की फाइल थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और गुस्सा था। काशनाथ जी ने फाइल डेस्क पर रखकर कहा, सर, आपने चारू मल्होत्रा के बारे में जो रिपोर्ट मांगी थी वो तैयार है। और सच कहूं सर, ये लड़की जितनी खूबसूरत और मासूम दिखती है, अंदर से उतनी ही शातिर और जहरीली है। उसके बाद सुनते ही नक्श ने बिना एक शब्द कहे फाइल को अपनी तरफ खींचा और खोल लिया। फाइल के पहले पन्ने पर चारू की फोटो थी और उसके नीचे उसके पिता राजीव मल्होत्रा का बिजनेस प्रोफाइल था। मल्होत्रा परिवार एक मिडिल क्लास परिवार से उठकर एक ठीक ठाक रईस परिवार बना था। उनकी इस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की कंपनी थी जो पूरी तरह से बैंक के लोन और कुछ बड़े क्लाइंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिकी हुई थी। नक्श ने पन्ने पलटे और इंटेलिजेंस टीम की सीक्रेट रिपोर्ट को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी और उसके जबड़े कस गए। रिपोर्ट देखकर उसको पता चला कि चारों की नजरें पिछले कुछ दिनों से नक्श पर ही थी। रिपोर्ट में उस दिन के सीसीटीवी फुटेज के स्क्रीनशॉट लगे थे, जिस दिन नक्श ने उम्मीद फाउंडेशन वाली लड़की को 1 लाख रुपए डोनेट किए थे। फुटेज में साफ दिख रहा था कि चारू लाइब्रेरी के कांच के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर नक्श को देख रही थी। इसके बाद अगले कुछ पन्नों में दिल्ली के उस वीआईपी इलाके की अंडरग्राउंड पार्किंग के फुटेज थी। चारू अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाए एक पिलर के पीछे खड़ी थी और उसी वक्त नक्श मिस्टर शाह के रूप में अपनी मर्सिडीज मैकमे में बैठ रहा था। ये सब देखकर नक्श का दिमाग एक झटके में सुन्न पड़ गया। नक्श ने धीरे से फुसफुसा कर कहा, ओह, इसे मेरी सच्चाई पता है। गुस्से में उसकी मुट्ठी इतनी जोर से कस गई कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसे अब समझ में आ रहा था कि चारू अचानक कैंटीन में आकर उनके पास क्यों बैठ गई। वो उसकी सादगी और उसकी गरीबी से इम्प्रेस नहीं थी, वो उस शाह अंपायर की दौलत की गंध सूंघते ही आ गई थी। जो लड़की रोहित और रुचि जैसे अमीरों के आगे पीछे घूमती, वो अचानक एक फटीचर लड़के की बेस्ट फ्रेंड सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि वो जानती थी कि फटीचर लड़का असल में देश का सबसे बड़ा अरबपति है। लेकिन नक्श के सब्र का बांध तब टूट गया जब उसने रिपोर्ट का आखिरी पन्ना देखा। शाह इंडस्ट्रीज के इंटेलिजेंस नेटवर्क ने कॉलेज के उस पुराने बगीचे के बाहर लगे एक धुंधले से सीसीटीवी के ऑडियो और वीडियो को रिकवर कर लिया। काशनाथ जी ने एक पेनड्राइव लैपटॉप में लगाई और वीडियो प्ले कर दिया। स्क्रीन पर पल्लवी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। चारू उसके सामने एक चुड़ैल की तरह खड़ी होकर धमकियां दे रही थी। वीडियो में चारू की जहरीली आवाज पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। वीडियो में उसने जोर से चिल्लाकर पल्लवी को धमकी देकर कहा, मैं तेरी स्कॉलरशिप छिनवा दूंगी, तुझे धक्के मारकर यहां से बाहर निकलवा दूंगी, तो नक्श से दूर रहना। नक्श एक टक उस वीडियो को देखते जा रहा था। वीडियो में पल्लवी को चारों के सामने हाथ जोड़कर और फूट फूट कर रोता देखकर नक्श के अंदर का शाह ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसने एक झटके में लैपटॉप की स्क्रीन को बंद किया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी
पल्लवी, जो पहले से ही जिंदगी से इतना डरी हुई थी, उसे इस शातिर लड़के ने अपने गंदे खेल और लालच के लिए मोहरा बना दिया। चारों ने नक्श के प्यार और उसकी मासूम सी पल्लवी को रुलाया। उसने सख्त आवाज में कहा, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है काशीनाथ जी। नक्श की आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी मौत के जैसी शांति थी जो किसी के रोंगटे खड़े कर दे। उसने उस खौफनाक आवाज में अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, इसने मेरे मुखौटे की कमजोरी को समझ लिया है। चारों को लगता है कि वो मेरे साथ शतरंज का खेल खेल रही है। अब मैं उसे बताऊंगा कि वो खिलाड़ी नहीं, बल्कि मेरे बिछाए हुए जाल का एक बहुत ही मामूली सा कीड़ा है, जिसे मैं जब चाहूं अपने जूतों के नीचे कुचल सकता हूं। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। तभी काशीनाथ जी ने अदब से पूछा, सर, अब आगे क्या ऑर्डर है? तभी नक्श अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ गया और उसने कहा, काशीनाथ जी, राजीव मल्होत्रा की कंपनी के सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स सुबह 8 बजे तक कैंसिल हो जाने चाहिए। जिन बैंकों से उन्होंने लोन लिया है, वो उनके घर रिकवरी का नोटिस पहुंचा देंगे। उन्हें दिवालिया होने की कगार पर ला खड़ा कर दे। लेकिन हाँ, उनकी कंपनी पूरी तरह से नीलाम मेरे इशारे पर होगी। उसकी बात सुनकर काशीनाथ ने सिर हिलाया। तभी नक्श ने मुड़कर कहा, और एक बात, चारू को ये कभी नहीं लगना चाहिए कि मैं उसे पल्लवी के लिए बर्बाद कर रहा हूँ, वरना वो पल्लवी को और नुकसान पहुंचा सकती है। मेरी और पल्लवी की दोस्ती का राज पल्लवी तक ही रहना चाहिए। कल का दिन चारू की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक दिन होगा। अब क्या करेगी चारू? क्या बचा पाएगी अपने इस घर को, या फिर टूटते हुए देखती ही रहेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द अंडर कवर मिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें।